गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्रेकअप ऑफ खिलाफत एंड द राइज ऑफ सल्तनत। इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे और आज इसी टॉपिक को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा ये टॉपिक फिनिश नहीं हुआ था। द सल्जूक तुर्क entered Turan as soldier in the armies of the Samanid and Karakhanids। जो सल्जूकी जो तुर्क थे ये नॉन मुस्लिम थे और ये सोल्जर की हैसियत से सामानिद और काराखानिद की आर्मी में एंटर होना शुरू हो गए। The latter established themselves as a powerful group under the leadership of two brothers। इन लोगों ने बाद में खुद को एक बहुत पावरफुल ग्रुप की फॉर्म में इस्टेब्लिश किया, दो भाइयों की लीडरशिप में, और ये दो भाई थे तुगरिल और चागरी बे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द चाउस फॉलोइंग द डेथ ऑफ महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी के इंतकाल के बाद इन लोगों ने इस चीज़ का, महमूद ऑफ गजनी के इंतकाल का इन लोगों ने एक फ़ायदा उठाया और द सल्जूकीज कंक्यूर्ड द खुरासान इन 1037। और सल्जूकीज ने खुरासान को अपने कब्ज़े में ले लिया और ये वक्त था 1037 का। एंड मेड निशापुर द फर्स्ट कैपिटल। और निशापुर को अपनी पहली राजधानी बनाया। निशापुर क्या है? एक एन इम्पॉर्टेंट परसो इस्लामिक सेंटर ऑफ लर्निंग एंड द बर्थ ऑफ उमर ख़याम। निशापुर एक इस्लामिक सेंटर है जहाँ पर लर्निंग व इस्लामी टीचिंग की लर्निंग के बारे में इस्लामी टीचिंग को लर्न कराया जाता था। और निशापुरी वो जगह है जहाँ पर उमर ख़याम की पैदाइश हुई। द सल्जूकीज नेक्स्ट टर्न देयर अटेंशन टू वेस्टर्न पर्शियन एंड इराक। उसके बाद सल्जूकीज ने अपना ध्यान किस तरफ किया? वेस्टर्न पर्शियन और इराक की तरफ, जिसको अब तक बाइट्स हुकूमत, जिस पर इराक और वेस्टर्न पर्शियन पर किसकी हुकूमत थी अब तक? बाइट्स की थी। एंड इन 1055 और 1055 में सल्जूकीज ने इन दोनों जगह को भी अपने हिस्से में ले लिया। रीस्टोर्ड बगदाद टू सुन्नी रूल। और फिर से बगदाद में सुन्नी रूल या सुन्नी जो तर्ज हुकूमत थी उसको कायम किया गया। द कलीफ अल-क़ैम कन्फर्ड ऑन तुगरिल बेग द टाइटल ऑफ सुल्तान in a move that marked the separation of religion and the political authority। कलिफ जिनका नाम अल-क़ैम था उन्होंने तुगरिल बेग को सुल्तान का टाइटल दिया क्योंकि सुल्तान तुगरिल बेग ने रिलीजन और पॉलिटिकल अथॉरिटी दोनों को सेपरेट किया था। यानी कि तुगरिल बेग ने धर्म और पॉलिटिकल अथॉरिटी दो अलग अलग सब्जेक्ट की फॉर्म में पेश किया, जिसकी वजह से कलिफ अल-क़ैम ने उनको किसका खिताब दिया? सुल्तान का। द टू सल्जूक ब्रदर्स। दो सल्जूक ब्रदर्स वही जो अभी मैंने नाम बताया था आपको, कौन कौन? तुगरिल एंड चारिक बेग। रूल टुगेदर। इन दोनों ने एक साथ मिलकर हुकूमत की। किस तरह से की? ट्राइबल नोशन की बेस पर हुकूमत की। ट्राइबल नोशन यानी कि पूरी जो उनका एरिया था उसको फैमिली की तरह रूल किया। तुगरिल की डेथ होती है 1064 में। उनके बाद उनके जो नेफ्यू थे जिनका नाम था अलप अरसलान ने तख्त ताज हुकूमत को संभाला। अलप अरसलान ने अपने दौरे हुकूमत में सल्जूकी एम्पायर को कहाँ तक फैला दिया था? एनाटोलिया तक। एनाटोलिया क्या है? अब इसको कहा जाता है टर्की, यानी कि मॉडर्न टाइम में इसका नाम क्या हो गया है? अब टर्की। फ्रॉम द 11 to 13 सेंचुरी, 11 से 13वीं शताब्दी तक देयर वाज अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बहुत सारे झगड़े हुए हैं यूरोपियन क्रिश्चियंस और अरब स्टेट्स के बीच। यानी कि इन 200 सालों में न जाने कितने बार झगड़े हुए। बहुत सारे झगड़े हैं जो हिस्ट्री में हमें अगर हम देखें तो पता चलता है, जो यूरोपियन क्रिश्चियंस और अरब स्टेट्स के बीच में हुए हैं। दिस डिस्कस्ड बिलो दैन एट द स्टार्ट ऑफ द 13th सेंचुरी। और जब 13th सेंचुरी की शुरुआत होती है, द मुस्लिम वर्ल्ड फाउंडेड हिमसेल्फ ऑन द एवरेज ऑफ अ ग्रेट डिज़ास्टर। तो जो मुस्लिम दुनिया है, मुस्लिम दुनिया यानी कि वो कंट्रीज़ जहाँ पर मुस्लिम हुकूमतें थीं, उन्होंने ख़ुद को ऑन एवरेज ऑफ अ ग्रेट डिज़ास्टर, यानी कि जो भी डिज़ास्टर आया हुआ था, जो भी वहाँ पे पेंडेमिक थी, उसके ख़ुद को उन्होंने वहाँ पर एवरेज में पाया।
दिस वॉज द थ्रेट फ्रॉम द मंगोल्स, और उन्हें किसका डर था? मंगोल्स का डर था। द लास्ट मंगोल, जो लोग मंगोल्स आते हैं वो मंगोल्स कहलाते हैं। द लास्ट बट मोस्ट डिसीसिव ऑफ ऑल नोमैडिक असॉल्ट ऑन द सेटल्ड सिविलाइजेशन, द लास्ट बट मोस्ट डिसीसिव ऑफ ऑल नोमैडिक असॉल्ट ऑन द सेटल्ड सिविलाइजेशन, ये लास्ट थे और बहुत ज़्यादा डिसीसिव थे, यानी कि जितने भी नोमैडिक असॉल्ट्स हुए उनमें मंगोल के जितने भी हमले हैं उनका सभी को काफ़ी एक सबके अंदर एक डर था, और ये भी था कि उसके बाद में जो भी एक सेटल्ड सिविलाइजेशन होगा, यानी कि उसके ये लास्ट था, द लास्ट बट मोस्ट डिसीसिव, आखिरी हमला था मंगोल का और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी था। और उसके बाद जो भी नोमैडिक सिलसिला था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाली जो ज़िंदगी हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं सेटल्ड सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा द क्रूसेड्स। In the medieval Islamic societies, Christians were regarded as the pupil of book Ahl al-Kitab, since they had their own scripture, the New Testament और इंजील। अगर हम मेडिवल इस्लामिक सोसाइटीज़ में देखें तो हमें पता चलता है कि जो ईसाई थे, क्रिश्चियन ईसाइयों को कहते हैं, ये अहल किताब थे। अहल किताब कहते हैं जिनके पास ऊपर वाले ने अल्लाह की तरफ से कोई किताब भेजी हो, और अल्लाह ने क्रिश्चियन ईसाइयों पर एक किताब नाजिल की थी, उसका नाम था इंजील। ये किताब आज भी ईसाइयों के पास है और ईसाई लोग इसी किताब को फॉलो करते हैं, यानी कि हर धर्म की एक अपनी रिलीजियस बुक होती है। इसी तरह ईसाइयों की जो रिलीजियस बुक है वो क्या है बेटा? इंजील। द क्रिश्चियन वर ग्रांटेड सेफ कंडक्ट अमान वाइल वेंचरिंग इनटू मुस्लिम स्टेट एज मर्चेंट पिलग्रिम्स। जो भी क्रिश्चियंस थे वो क्या थे? वर ग्रांटेड सेफ कंडक्ट अमान, यानी कि जो भी चीज़ें करते थे वो उनके पास जो भी बुक थी उसके अकॉर्डिंग रूल्स ऑफ कंडक्ट जो भी थे उसके अकॉर्डिंग करते थे। जबकि वेंचरिंग इनटू मुस्लिम स्टेट एज मर्चेंट, और जो भी मुस्लिम लोग होते थे तो वो किस तरह से रहते थे, मतलब मुस्लिम स्टेट्स जो थे वो क्या थे? एज अ मर्चेंट, सौदागर वगैरह, पिलग्रिम्स, एम्बेसडर्स एंड ट्रैवलर्स। और मुस्लिम जो थे यानी कि अगर ये लोग इन जगहों पर जाते थे तो वहाँ पर या तो ये जाते थे सौदागरी के लिए जाते थे, या उसके अलावा जो इबादत गाहें होती हैं उसके पर्पस से जाते थे, या एम्बेसडर की हैसियत से, या ट्रैवल करके। दीज टेरिटरीज आल्सो इंक्लूडेड दोज विच वर वंस हेल्ड बाय द बेजेंटाइन एम्पायर। ये वो टेरिटरीज थी जो उस वक्त किस में शामिल थी? बेजेंटाइन एम्पायर में शामिल थी। नोटेबली द होली लैंड ऑफ पैलेस्टाइन। और पैलेस्टीन जो है ना, पैलेस्टीन मैं आपको बता दूं, फ़लस्तीन जिसको कहते हैं उर्दू में, ये वो जगह है जो पहला क़िबला जहाँ पर बनाया गया था। जेरूसलम वाज कंक्योर्ड बाय अरब, और इस पर जो जेरूसलम है पैलेस्टीन में जगह, वहाँ उसको 638 में अरबों ने अपने कब्ज़े में ले लिया, क्योंकि ये मुस्लिम्स की क्या थी? ये लिखा है ना, होली लैंड ऑफ द पैलेस्टीन, ये पहला क़िबला था यहाँ पर। बट इट वॉज एवर प्रेजेंट इन द क्रिश्चियन इमेजिनेशन एज द प्लेस ऑफ, जैसे, लेकिन जो क्रिश्चियंस जो ईसाई हैं उन लोगों का ये कहना है कि ये क्या है? ये यहूदियों की, ये ईसाइयों की इबादत की जगह है, ना कि मुस्लिम्स की। क्रोसिफिशन एंड द रिजरेक्शन, दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ मुस्लिम इन क्रिश्चियन यूरोप। तो जो क्रिश्चियंस हैं वो मानते हैं इस जगह को कि ये क्रिश्चियंस की बर्थ प्लेस है, क्रिश्चियंस की होली प्लेस है जेसस की, और जो मुस्लिम्स हैं वो कहते हैं कि ये उनकी होली प्लेस है। इस बात का झगड़ा आज भी चल रहा है। दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ मुस्लिम इमेज के फॉर्मेशन में इस चीज़ ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया क्रिश्चियन यूरोप में। किस तरह से? हॉस्टिलिटी टुवर्ड द मुस्लिम वर्ल्ड बिकम मोर प्रोनाउंस्ड इन द 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में, 11वीं शताब्दी में मुसलमानों की तरफ, मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ, जो भी मुस्लिम देश थे उसको लेकर एक हॉस्टिलिटी क्रिएट हो गई कि नॉर्मैन
Hungarian and some slaves had been converted to Christianity, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग थे, नॉर्मेंस थे, हंगेरियंस थे, कुछ ग़ुलाम थे जो क्या कर रहे थे, कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, जो ईसाई धर्म को इख्तियार कर रहे थे। एंड मुस्लिम्स अलोन रिमेन एज द मेन एनिमी, और इन लोगों के जो एक खुले दुश्मन थे वो कौन थे, वो थे मुसलमान। देयर वाज आल्सो अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। इसके अलावा 11वीं सेंचुरी में वेस्टर्न यूरोप की सोशली, समाजी और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे थे, विच कंट्रीब्यूटेड टू द हॉस्टिलिटी बिटवीन क्रिश्चियनडम एंड द इस्लामिक वर्ल्ड, जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक वर्ल्ड के बीच एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होने लगी। द क्लर्जी एंड द वॉरियर क्लास, जो क्लर्जी और वॉरियर क्लास लड़ाकू लोग होते थे, वर मेकिंग एफर्ट टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये लोग किस कोशिश में लगे रहते थे, अपने आप को पॉलिटिकली स्टेबल बनाने में, एज वेल एज अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में। जो किस पर बेस्ड थी इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी और व्यापार पर। द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बिटवीन कंपीटिंग फ्यूडल प्रिंसिपलिटीज़, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी बिटवीन कंपीटिंग फ्यूडल प्रिंसिपलिटीज़, यानी कि फ्यूडल प्रिंसिपलिटीज़ के दरमियान, एंड द रिटर्न टू इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से क्या रिटर्न हो रहा है, किस पर बेस्ड कर दी थी, और प्लंडर वर कंटेन बाय द पीस ऑफ गॉड मूवमेंट। तो ये सब डिपेंड करती थी पीस ऑफ गॉड मूवमेंट के ज़रिए इन सबको हासिल किया जा सकता था। ऑल मिलिट्री वायलेंस वर फॉरबिडन इनसाइड सर्टेन एरिया, तमाम जो मिलिट्री वायलेंस था बहुत सारी जगहों पर, ये सारी चीज़ें, द मिलिट्री वायलेंस वाज फॉरबिडन, बहुत सारी जगहों में जो मिलिट्री वायलेंस था वो सब भूल गए लोग। ऑल मिलिट्री वायलेंस वाज फॉरबिडन इनसाइड सर्टेन एरिया नियर पैलेसेस ऑफ वर्शिप ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड कंसीडर्ड सैक्रेड इन द चर्च कैलेंडर। जो भी इबादत की जगहें होती थी उनके आसपास, या बहुत एक वक्त ऐसा था कि जब ये कंसीडर किया गया चर्च कैलेंडर में, उसको चर्च कैलेंडर मतलब उस वक्त से ही चर्च कैलेंडर को फॉर्म किया गया। एंड अगेंस्ट सर्टेन वल्नरेबल सोशल ग्रुप, जो और बहुत सारे सोशल ग्रुप से जो जिसके अगेंस्ट है, जैसे कि चर्चमैन एंड कॉमन पीपल। द पीस ऑफ गॉड डिफ्लेक्टेड द एग्रेसिव टेंडेंसीज ऑफ फ्यूडल सोसाइटी। पीस ऑफ गॉड ये क्या थी, एक एग्रेसिव टेंडेंसी सी फ्यूडल सोसाइटी की, जिसको क्रिश्चियन वर्ल्ड से, अवे फ्रॉम द क्रिश्चियन वर्ल्ड, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड से बहुत दूर थी, एंड टुवर्ड्स द एनिमीज ऑफ गॉड, और ऐसा मानना था कि जो क्रिश्चियंस हैं ये अल्लाह, ये खुदा के, गॉड के दुश्मन हैं। इट बिल्ड अ क्लाइमेट इन विच फाइटिंग अगेंस्ट द इनफील्ड, और इन्होंने एक ऐसे हालात, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी जिसमें ये था कि उन लोगों से लड़ना है जो नॉन बिलीवर्स हैं, यानी कि जो खुदा पर यकीन नहीं रखते। बिकम नॉट ओनली परमिजिबल बट आल्सो कमेंडेबल। तो ऐसे लोगों को सिर्फ ये मतलब यही नहीं कहना उनसे, उनको कमेंडेबल, उनको ये कमांड देनी है कि वो खुदा को माने, अदरवाइज़ वो नहीं मानेंगे तो उनके ख़िलाफ़ उनसे लड़ाई भी लड़नी पड़े तो वो लड़नी होगी। द डेथ इन 1092 ऑफ मलिक शाह का इंतकाल होता है 1092 में। द सल्जूकी सल्तनत ऑफ बगदाद वाज फॉलोड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ हिज एम्पायर। तो जो सल्जूकी जो सल्तनत थी बगदाद की में, उसमें एक तरह से वो उसको पूरा जो साम्राज्य था वो डिस्टर्ब होने लगा। दिस ऑफर्ड द बेजेंटाइन एम्परर, उसके बाद फिर बेजेंटाइन एम्परर को ऑफर किया गया कि वो आकर एम्पायर को संभाले। और बेजेंटाइन एम्पायर कौन था, एलेक्सियस फर्स्ट। अ चांस टू रीअगेन एशिया माइनर एंड नॉर्थन सीरिया, उसको चांस दिया गया फिर से कि वो एशिया एंड नॉर्थन सीरिया फॉर पोप अर्बन सेकेंड। दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी, और ये बेजेंटाइन एम्परर के लिए एक ऐसा मौका था जिसके ज़रिए वो क्रिश्चियनिटी को फिर से आगे बढ़ावा दे सकता था। इन
1095 द पीपल जॉइन द बेजेंटाइन एम्पायर। 1995 में लोगों ने बेजेंटाइन एम्पायर को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। इन कॉलिंग फॉर अ वॉर इन द नेम ऑफ गॉड, जब उसने कहा अल्लाह के नाम पर लोगों से लड़ने के लिए कहा तो लोगों ने उनको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। टू लिबरेट द होली लैंड, और अपने होली लैंड को आज़ाद कराने के लिए लड़ना शुरू कर दिया। बिटवीन 1095 एंड 1291 वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियंस प्लान्ड एंड फॉट। लगभग 1095 और 1221 के दौरान यूरोपियन क्रिश्चियंस ने एक प्लानिंग की और वो प्लानिंग के तहत लड़े। फॉट वार अगेंस्ट मुस्लिम सिटीज़ ऑन द कोस्टल प्लेन्स ऑफ द ईस्टर्न मेडिटेरियन, और मुस्लिम्स के अगेंस्ट वो लड़े। मुस्लिम जो भी शहर थे उनके जहाँ जहाँ मुस्लिम आबाद जिन जिन शहरों में, उनसे उन लोगों ने क्या की, लड़ाई की। ऑन द कोस्टल प्लेन ऑफ ईस्टर्न मेडिटेरियन, तो ईस्टर्न मेडिटेरियन के जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर मुस्लिम्स की आबादी, जहाँ पर उन्होंने उनसे लड़ाई लड़ी। दीज वार्स वर लेटर डिसाइनेटेड एज क्रूसेड्स, और ये जितनी भी वारें हुई उनको क्या किस तरह से क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है क्रूसेड्स। क्रूसेड्स क्या, द पीपल ऑर्डर द सेरेमोनियल ग्रांटिंग ऑफ द क्रॉसेस टू दोज हु हैड सोन टू फाइट। इन द फर्स्ट क्रूसेड, पहला जो क्रूसेड था ये 1098 टू 1098 ये टाइम पीरियड है इसका 1 साल। द सोल्जर फ्रॉम फ्रांस एंड इटली कैप्चर एंटियोक इन सीरिया, तो जो सोल्जर इटली और फ्रांस से आए थे उन्होंने सीरिया में एंटियोक एक जगह है उसको कब्जे में ले लिया अपने, और उसके बाद इन लोगों ने जेरूसलम के लिए क्लेम किया। देयर विक्ट्री वाज अकम्पनीड बाई स्लॉटर ऑफ मुस्लिम, इनकी जो जीत थी वो ज्यूइश और मुस्लिम्स, स्लॉटर ऑफ मुस्लिम एंड ज्यूइश इन द सिटी, यानी कि इन लोगों ने मुस्लिम्स और ज्यूइश को बुरी तरीके से मारा था। क्रॉनिकल्ड बाय बोथ क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स, और जो भी क्रॉनिकल्ड हैं जिन मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस के, दोनों ही ये बताते हैं कि इस लड़ाई में बेइंतहा खून बहाया गया। द मुस्लिम्स राइटर्स रिफर टू द अराइवल ऑफ द क्रिश्चियन, जो भी मुस्लिम राइटर्स हैं रिफर टू द अराइवल ऑफ क्रिश्चियन, जो उनको ये कहा जाता है कि उस वक्त क्रिश्चियंस का अराइवल हो चुका था। और वो कौन है, जैसे कि इफ्रिंजी और फिरंगी एज अ फ्रांकिश इन्वेजन। ये फ्रांकिश इन्वेजन यानी कि वो लोग जिन्होंने हमला किया, फ्रैंकिश इन्वेजन। द फ्रैंक्स क्विकली इस्टेब्लिश्ड 4 क्रूसेडर, और फ्रैंक ने बहुत तेज़ी से 4 क्रूसेडर्स इस्टेब्लिश किए, 4 क्रूसेड स्टेट इस्टेब्लिश किए अपने दौर हुकूमत में। अपने इन द रीजन ऑफ कहाँ पर किए थे ये, सीरिया, पैलेस्टाइन। कलेक्टिवली दीज टेरिटरीज वर नोन एज द अट्रीमर का कहते हैं द लैंड ओवरसीज, एंड लेटर क्रूसेड्स वर डायरेक्टेड एट इट्स डिफेंस एंड एक्सपेक्शन, और जो बाद में जो भी क्रूसेड्स इस्टेब्लिश किए थे वो क्या थे, वर डायरेक्टेड एट इट्स डिफेंस, वो उसके डिफेंस और एक्सपेंशन को डायरेक्ट करते थे। The Ottoman survived well for some time, but when the Turk captured Edessa in 1144, जो भी अट्रीमर थे उन्होंने अच्छे से उस वक्त सरवाइव किया, लेकिन जब तुर्कों ने एडिसा को 1144 में कैप्चर कर लिया तो एन अपील वाज मेड बाय द पोप, तो पोप ने एक अपील की दूसरे क्रूसेड से। इनका टाइम पीरियड दे रखा है बेटा 1145 से 49 तक। अ कंबाइंड जर्मन एंड फ्रेंच आर्मी मेड एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द दमश्कश, कि जर्मनी और फ्रांस के एम्पायर आर्मी जो है वो मिलकर दमिश्क को अपने कब्ज़े में ले ले, बट दे वर डिफीटेड एंड फोर्स टू रिटर्न होम, लेकिन
वो उसको दे वर डिफीटेड, वो हार गए और उनको दमिश्कस ने जर्मनी और फ्रांस दोनों को हरा दिया। उसके बाद दमिश्कस ने फोर्स किया कि वो वापस अपने घर चले जाएं। आफ्टर दिस, इसके बाद देयर वाज अ ग्रेजुअल इरोजन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रिमर। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो अट्रिमर की पावर थी वो घटना शुरू हो जाती है। क्रूसेडर ज़ील गेव वे टू लिविंग इन द लग्जरी एंड टू बैटल ओवर टेरिटरी अमंग द क्रिश्चियन रूलर। जो क्रूसेडर ज़ील थे उन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की, एक लग्जरी लाइफ लिखा ना, लग्जरी गिव एक रास्ता बताया कि किस तरह से एक लग्जरी लाइफ को गुजारा जा सकता है। एंड टू बैटल ओवर टेरिटरी अमंग द क्रिश्चियन रूलर्स के को मतलब में क्रिश्चियन रूलर्स, उन्होंने कई बार टेरिटरी को लेकर युद्ध भी किया। सलाउद्दीन क्रिएटेड एन इजिप्टो सीरियन एम्पायर। सलाउद्दीन ने इजिप्टो सीरियन एम्पायर की बुनियाद डाली और उसने एंड गेव द कॉल फॉर जिहाद, और लोगों को जिहाद के लिए हुक्म दिया। एंड होली वॉर अगेंस्ट द क्रिश्चियन एंड द डिफीटेड देम। जिहाद कहते हैं वो लड़ाई जो मुसलमान अपने दुश्मनों से लड़ते हैं, इसको कहा जाता है जिहाद। और इस लड़ाई में का मकसद जो होता है वो दीन को बचाना होता है। तो होली वार थी, ये मजहबी जंग थी, जिहाद, और ये क्रिश्चियनों के ख़िलाफ़ लड़ी गई। एंड डिफीटेड देम, और क्रिश्चियंस को हरा दिया इन लोगों ने 1187 में सॉरी। ही रीअगेन जेरूसलम नियरली अ सेंचुरी आफ्टर द फर्स्ट क्रूसेड, और उसके बाद में जेरूसलम इन्होंने हासिल कर लिया, उसको अपना पहला क्रूसेड बनाया। रिकॉर्ड ऑफ द टाइम इंडिकेट दैट द सलाउद्दीन ट्रीटमेंट ऑफ द क्रिश्चियन पॉपुलेशन वाज ह्यूमेन। उस वक्त के जो भी रिकॉर्ड हैं वो ये बताते हैं कि सलाउद्दीन ने क्रिश्चियंस लोगों के साथ जिस तरह, क्रिश्चियन पॉपुलेशन के साथ जिस तरह से ट्रीट किया वो ह्यूमेन था। इन मार्क कंट्रास्ट टू द वे इन विच क्रिश्चियंस हैड अर्लियर डील्ड विद मुस्लिम एंड ज्यूज। यानी कि जो भी उस वक्त के डॉक्यूमेंट है वो ये बताते हैं कि सलाउद्दीन ने क्रिश्चियंस पॉपुलेशन के साथ इंसानियत का व्यवहार किया, जबकि क्रिश्चियंस ने उससे पहले जो भी लड़ाइयाँ वगैरह लड़ी थी मुस्लिम्स और ज्यूज़ के साथ, उनके साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया था। आल्दो द ही गेव कस्टडी ऑफ चर्च ऑफ द होली सेपल्चर टू द क्रिश्चियन। इन लोगों ने चर्च की जो देखभाल का स्टडी की जिम्मेदारी थी, तो जो चर्च में जो लोग होते हैं उनके हवाले करी। नंबर ऑफ चर्च बट ऑल्दो ही गेव कस्टडी ऑफ चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर टू द क्रिश्चियंस। तो चर्च में जो भी होली चीज़ें थी, मतलब जैसे कि चर्च है एक, तो वहाँ पर होली बुक्स भी होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके धर्म से जुड़ी हुई, तो वो उनके जो क्रिश्चियंस थे उनके हवाले कर दी गई। और बहुत सारे चर्च ऐसे थे जिनको मस्जिदों में बदल दिया गया। एंड जेरूसलम वंस अगेन बिकम अ मुस्लिम सिटी, और जो यरूशलेम था उसको फिर से एक मुस्लिम शहर बना दिया गया। द लॉस ऑफ द सिटी प्रोमोटेड अ थर्ड क्रूसेड। लेकिन जब यानी कि इनके हाथों से ये शहर चला गया तो इसकी वजह से तीसरा क्रूसेड हुआ, और ये हुआ 1189 में। बट द क्रूसेडर्स गेन लिटिल एक्सेप्ट फॉर सम कोस्टल टाउन इन पैलेस्टीन। और जो भी क्रूसेडर थे उनको बहुत सारी चीज़ें हासिल हुई, जैसे कि कोस्टल टाउन वगैरह जो पैलेस्टीन में थे वो इनको हासिल हो गए। कुछ चीज़ें लिटिल एक्सेप्ट, तो बहुत कम चीज़ें थी जो इनको हासिल हुई, जैसे कोस्टल टाउन वगैरह फिर से इन्होंने हासिल कर ली। एंड फ्री एक्सेस टू जेरूसलम फॉर क्रिश्चियन पिलग्रिम, और जो क्रिश्चियन पिलग्रिम्स होते थे उनके लिए जेरूसलम का जो था आना जाना वो एक तरह से फ्री हो गया। द ममलूक्स द रूलर, और ममलूक कौन थे, इजिप्ट के रूलर थे, फाइनली ड्रोव द क्रूसेडिंग क्रिश्चियन फ्रॉम ऑल ऑफ द पैलेस्टीन इन 1291। इन लोगों ने आखिरकार क्या किया, धीरे धीरे इन लोगों ने ड्रोव द क्रूसेडिंग क्रिश्चियन, जो भी क्रिश्चियनिटी थी उसको एक तरह से ख़त्म करना चाहा पूरे पैलेस्टीन से 1291 तक। और यूरोप ग्रेजुअली लॉस्ट मिलिट्री इंटरेस्ट इन इस्लाम एंड फोकस ऑन इट्स इंटरनल पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। और उसके बाद ये देखने में आया कि यूरोप ने धीरे धीरे अपना मिलिट्री जो इंटरेस्ट था इस्लाम में उसको खो दिया, और यूरोप ने किस पर फोकस करना शुरू कर दिया, अपने इंटरनल पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट पर। यानी कि यूरोप ने अपने